हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट डायरीज। तो जो आज हमारे साथ गेस्ट है ना, वो कोड फोर्सेस पे हैं कैंडिडेट मास्टर। कोड शेफ पे वो 6 स्टार कोडर हैं और उन्होंने अंधी तुम्हारी ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स निकाल रखे हैं। उनके पास चार चार ऑफर थे अभी ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, वो ACM ICPC रीजनल्स, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ओलंपिक्स माना जाता है, उसमें रीजनल्स 2 बार जा चुके हैं। देन वो इंटर्नशिप अमेजोन में कर चुके हैं। उनके पास इंटर्नशिप के टाइम भी 3 ऑफर्स थे एंड उनमें से 2 ऑफ कैंपस थे। तो सबका जो ये क्वेश्चन होता है ना, ऑफ कैंपस ऑफ कैंपस ऑफ कैंपस, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑफ कैंपस कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो? तो मेरा नाम अभिषेक पंजानी। बाकी मोस्टली चीज़ तो तुमने बताई दी है यार। मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पसंद थी तो शुरुआत से वो कर रहा हूँ, वही पसंद है। अभी तो फ़िलहाल छूट गई है, लेकिन ठीक है, मतलब ज़रूर कंटिन्यू करूँगा फ्यूचर में। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब कभी जॉब के लिए नहीं करी, ऐसी पसंद थी तो करी है। और बाकी हाँ, मतलब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स काफ़ी मतलब जर्नी थी एक। मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी कंपनी से रिजेक्ट भी हुआ। मतलब सबको ये पता है यूजुअली कि हाँ भाई 4 ऑफर हैं वगैरह वगैरह, इस कंपनी में प्लेस्ड हो। लेकिन हाँ, मतलब उसके पीछे मैं काफ़ी बैक टू बैक रिजेक्ट हुआ था, वो लोगों को नहीं पता होता। तो मतलब इंटर्नशिप में मैं बैक टू बैक रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी लर्निंग्स थी इनफैक्ट। मतलब ऑब्वियसली एक एक फेलियर से काफ़ी कुछ लर्न करा है। एंड उसी वजह से ही मतलब जर्नी, मतलब कि जब भी मेरे को डिस्क्राइब करता है तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि हाँ, वो वाली चीज़ अगर ना होती तो कोई ऑफर ना होता शायद मेरे पास। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि भाई मतलब रिजेक्ट हुआ हूँ, उससे सीखा हूँ, इसलिए आगे बढ़ा हूँ, नहीं तो कुछ ना होता। तो रिजेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो मैं मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो यार, जब कोई भी एक जूनियर या फिर फर्स्ट ईयर जब कॉलेज में आता है ना, तो सब उसको यही बोलते हैं कि अगर अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो। तो सब ये बोल तो देते हैं, बट कोई ये बताता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करते हैं। लाइक कोई ऐसे जाके तो मुंह उठा के तो कर नहीं सकता कोड शेफ कोड फोर्सेस के क्वेश्चन, क्योंकि डिफिकल्ट होते हैं। तो सर, आप बता सकते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था? अब तो आप एक 6 स्टार कोडर और एक कैंडिडेट मास्टर हो, तो थोड़ा आप बताइए। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है कि फर्स्ट ईयर में जो सब बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव कर लो, तो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ तो मुझे वही लगती है। ऑल्दो मैंने करी है, लेकिन फर्स्ट ईयर इज़ द थिंग कि तुम्हें एक्सप्लोर करना है। तुम्हें देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा वेब डी में इंटरेस्ट है, तुम्हारा ऐप डी में इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या करना है। तो कॉलेज लाइफ के मतलब अलग अलग चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करना इज़ दी फर्स्ट ईयर्स टास्क। तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा, तुम्हें वो फर्स्ट ईयर में देखना है। तुम्हें एमएल करनी है, वो तुम्हें फर्स्ट ईयर में देखना है। तो ये सब चीज़ें होती है जो फर्स्ट ईयर में देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से मतलब जॉब करनी है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी ज़रूरी है, ऐसा सिनेरियो नहीं है। तुम जीसॉक भी कर सकते हो अगर तुम एक अच्छे डेवलपर हो तो। डेवलपमेंट स्किल्स तुम्हें बाद में भी काम आती हैं तो। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी तुम्हें काम आती है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन फर्स्ट ईयर इज़ द थिंग जब तुम्हें एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। तो तुम हर चीज़ पे हाथ पैर मारो, जो पसंद आ रहा है करो। तो मेरे को मतलब मेरा जो सीन था कि 11th-12th में मैंने थोड़ी बहुत सी प्लस प्लस सी वगैरह पढ़ी थी, तो मुझे था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है। और चाहे कोई भी कॉलेज हो, मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है। ठीक है, तो मुझे वो भी नहीं था कि मुझे एनएसआईटी में आना है, मुझे बस था कि ब्रांच ये चाहिए मुझे। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट था शुरुआत से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह में भी। तो जब शुरू करी थी तो ऑब्वियसली मतलब सबसे पहली बात तो ये होती है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करते ही हालत तो ऐसी हो जाती है कि कुछ नहीं आता मुझे। काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर लगता है कि हाँ भाई, कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये छोड़नी पड़ेगी चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। मतलब लोग यूजुअली शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। शुरुआत में नहीं होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसे। तुम पहले दिन जाके कोड शेफ खोलोगे तो नहीं होगा। मेरी कोड शेफ की आईडी 11th से बनी हुई है एंड मैंने जो कोड शेफ शुरू करा है वो सेकंड ईयर में करा है अपने। तो 3 साल तक मैं कोड शेफ का एक भी क्वेश्चन उठा नहीं पाया था, क्योंकि उसकी लेवल ऐसी थी। और तो मतलब होता है वो, तो वो बात एक्सेप्टेबल है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो सीखो, आराम से टाइम दे के खुद को सीखो। आराम से पहले कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को याद करने की जगह क्वेश्चंस का लॉजिक समझो। ठीक है। और अगर क्वेश्चन, जैसे तुम कुछ क्वेश्चन कर रहे हो और तुमसे नहीं हुआ, ठीक है, तुमने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, नहीं हुआ, छोड़ दिया। ये छोड़ने वाला एटीट्यूड ही मतलब दिक्कत देता है। अगर नहीं हुआ तो उसका एडिटोरियल पढ़ो, ट्यूटोरियल पढ़ो, उसके बारे में वीडियोस देखो। वो क्वेश्चन दोबारा आ सकता है कहीं और तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी उस एक क्वेश्चन की वजह से जो तुमने छोड़ा था। तो ऐसा भी हुआ है बहुत जगह। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत, कि ऐसा छोड़ना नहीं है, चीज़ को समझना है। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब तुम शुरुआत में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो।
और मतलब एक पॉइंट आता है जब सैचुरेशन आ जाती है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में। तो मैंने फर्स्ट ईयर पूरी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करी, 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, सैचुरेशन आ गई थी, बोर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर समर वेकेशन में अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी, थोड़ी बहुत वेब डी करी। लेकिन डेवलपमेंट करने के बाद आई रियलाइज़ कि नहीं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ही इंटरेस्ट है। तो मैंने भी मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर मैंने भी करा, कि मैंने भी वेब डी ट्राई करी थी, मेरे को पसंद नहीं आई, इसलिए मैं वापस से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में आ गया। तो वो ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो एक्सप्लोर करो हर चीज़, जो तुम्हें इंटरेस्ट बनता है फिर वो करो। प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन जो होती है वो सेकेंड ईयर में शुरू करो, इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए इनफैक्ट फोर्थ सेमेस्टर की बिगनिंग में शुरू करो। तो दैट विल बी द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। मतलब उतना टाइम बहुत होता है। अगर तुमने मतलब सेकेंड ईयर में अराउंड नवंबर दिसंबर में शुरू कर दिया तो यू कैन गेट अ गुड इंटर्नशिप एंड गुड प्लेसमेंट, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन जो पहला 1-1.5 साल है वो एक्सप्लोर करो, अपने इंटरेस्ट बनाओ। तो मेरे हिसाब से वही है कि मतलब, और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में गिव अप वाली चीज़ नहीं होती है। मतलब ऐसा भी मतलब मैं अगर अपना बताऊं तो जैसे मैं कैंडिडेट मास्टर हूँ, अभी मैंने रिसेंटली जब लास्ट आई गेस कोड जैम हुआ था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था वो, ठीक है, जबकि मैं लास्ट 2 ईयर्स से वो राउंड क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इस साल मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो इट्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट भी दिए हैं, कभी कभी बहुत बेकार कॉन्टेस्ट भी दिए हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में चलता है ये सब, ठीक है। तो मतलब कभी कभी मेरी 2 डिजिट रैंक भी आई है, कभी कभी मेरी रैंक इतनी बुरी भी आई है बता भी नहीं सकूँ। तो होता रहता है ये, तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में चलता है ये सब। तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, हर चीज़ से सीखना ज़रूरी है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का यही है कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ती है हमेशा। तो सर इंटर्नशिप सीजन की आपने बात करी, इंटर्नशिप्स की बात करी, तो जब इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हुआ होगा तो आपने बताया था कि आपकी सैमसंग में लगी थी। तो सैमसंग एक वीक 2 या वीक 3 कंपनी है, तो उससे पहले काफ़ी कंपनीज आई होंगी, आपने काफ़ी रिजेक्शंस फेस किए होंगे, एंड फाइनली आपने सैमसंग में इंटर्नशिप की भी नहीं, आपने अमेजोन में करी थी, एंड शायद आपके पास एक्सपीडिया का भी ऑफर था। तो आप बता सकते हैं कि ये जो जर्नी थी, आपके रिजेक्शंस इतने फेस किए, एंड जो आपने ये ऑफ कैंपस एक्सपीडिया और अमेजोन निकाली, वो कैसे निकाली थी? तो यार सबसे पहले तो जैसे तुमने बोला काफ़ी कंपनी में रिजेक्ट हुआ था, तो अराउंड 8 कंपनियों में रिजेक्ट हुआ था। मेरे बैक टू बैक 8 कोडिंग राउंड क्लियर हुए थे और मैंने बैक टू बैक 8 इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड 9th इंटरव्यू वॉज सैमसंग। तो मेरी फाइनली सैमसंग लगी थी। तो मैंने सबके इंटरव्यू दिए थे, इसलिए मैं सबके कूल डाउन में था यूजुअली। तो मतलब हर एक कंपनी का कूल डाउन ही चल रहा था मेरा, क्योंकि मैंने सब में अप्लाई कर दिया था मोस्टली। तो बेसिकली मैं उन्हीं कंपनीज में अप्लाई कर सकता था जो सैमसंग के बाद आई थी। तो उसके बाद मैंने एक्सपीडिया में अप्लाई करा था। तो एक्सपीडिया में ऑफ कैंपस अप्लाई करा था थ्रू अ रेफरल फ्रॉम लाइक मैं मेरे फ्रेंड की सिस्टर का रेफरल था। तो मैंने उनके थ्रू अप्लाई करा था, एंड उसमें मतलब बेसिकली एक कोडिंग राउंड था, 2 इंटरव्यूज थे, एंड डीएसएल को बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। तो वो क्लियर हो गया था एंड आई वाज एबल टू गेट एन इंटर्नशिप इन अराउंड अक्टूबर। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन में ट्राई करा था मल्टीपल टाइम्स, लेकिन मतलब काफ़ी टफ था। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब ऑलवेज इज लाइक, मतलब उनके कोडिंग राउंड्स काफ़ी टफ होते हैं हमेशा। तो वो उस समय मेरी लेवल के हिसाब से काफ़ी टफ था, तो मतलब बॉर्डर केस ही था कि मतलब मैं नहीं क्लियर कर पाया। 2-3 बार ट्राई कर रहा था कोऑर्डिनेशन उस टाइम पे। उसके अलावा फिर मैंने अराउंड लाइक ड्यूरिंग द इंटर्नशिप सीजन एंड अराउंड अप्रैल मैंने ट्राई करा था अमेजोन। तो वो भी मैंने रेफरल लगवाया था किसी से। तो मतलब वन ऑफ द नोन पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अमेजोन यूएसए। तो उनसे मैंने रेफरल लगवाया था, एंड वो रेफरल मतलब एक्सेप्ट हुआ था, एंड अमेजोन का प्रोसेस वाज नॉट दैट टफ। एक कोडिंग राउंड था जो मतलब ज़्यादा टफ नहीं था एज कम्पेयर टू दी अदर कोडिंग राउंड्स दैट यू मे हैव गिवन। उसके अलावा सिर्फ एक इंटरव्यू था जिसमें 2 प्रॉब्लम्स were asked, and I was able to like tell the solution for both the problems. Not the problems were not that tough, तो मतलब मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स थी, सॉल्वेबल थी। तो उसका मतलब वर्किंग कोड चाहिए होता है उन्हें कि मतलब 2 प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू राइट द वर्किंग कोड विद ऑप्टिमल वर्किंग कोड फॉर द 2 प्रॉब्लम्स इन द गिवन टाइम। तो वो डुएबल था, वो हो गया था। तो फिर फाइनली मेरी अमेजोन में इंटर्नशिप लग गई थी। सबसे पहले तो रिजेक्शंस की बात ही कर लेते हैं। तो रिजेक्शंस मतलब हमेशा मतलब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सीजन थोड़ा सा ना मतलब होता है कि लक बेस्ड भी कहूँगा मैं, होता है। मतलब ऐसा होगा कि सामने वाले से मतलब जो तुम्हारे साथ इंटरव्यू दे रहा है उससे उससे इजी क्वेश्चन पूछ लिया, उससे मतलब सपोज पूछ लिया कि नॉर्मल बेसिक सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो मतलब सब लोग करते हैं जब भी शुरू करते हैं प्रिपरेशन, तो वो क्वेश्चन तो कर ही होता है, और तुमसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे रैंडम चीज़ें होती हैं कि सामने वाला जो था तुम्हें लगता है कि भाई ये तो डिज़र्व ही नहीं करता और मैं डिज़र्व करता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसकी जॉब लग जाती है, तुम्हारी जॉब नहीं लगती है, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सामने वाला डिज़र्व नहीं करता, ये सब सोचना बेकार बात है, ठीक है। मतलब जो भी है,
एक्सेप्ट करो, अपनी गलती से सीखो, अपने आप को अपने से कंपेयर करो, मतलब सामने वाले से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने वो जो तुमसे टफ क्वेश्चन पूछा उसमें तुमने क्या गलती करी, तुम्हें उस गलती से सीखना है ताकि तुम वो गलती दोबारा ना करो। रिजेक्शंस में यही है कि तुम मतलब एक गलती को रिपीट नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुमने मतलब एक चीज़ गलत करी है तो उससे सीखना है, उसको रिपीट नहीं करना। रिपीट करने का टाइम है ही नहीं, ठीक है। मतलब इतनी कंपनीज नहीं आ रही कि तुम गलतियां रिपीट करो अपनी। तुम्हें गलती रिपीट नहीं करनी है, हर गलती से सीखना है, पॉजिटिवली लेना है हर चीज़ को। तुम जिस चीज़ में लैग कर रहे हो उसको फिर इम्प्रूव करना है। मतलब जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कोडिंग राउंड नहीं निकल रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें मतलब मल्टीपल कोडिंग राउंड्स की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें डिफरेंट साइट्स पे शॉर्ट कॉन्टेस्ट देने हैं, जैसे लीड कोड पे शॉर्ट कॉन्टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी क्लोज होते हैं टू दी रियल कोडिंग टेस्ट, तो वो देना फिर ज़रूरी है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोडिंग राउंड नहीं निकल रहा है। इंटरव्यूज़ में अगर लैग कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी गलतियों को बेसिकली इंप्रूव करना है। तो हर एक मतलब गलती का एक सॉल्यूशन है जिससे तुम उसे इंप्रूव कर सकते हो, तो उस पर फोकस करना है। जो रिजेक्शन हमेशा मतलब पॉजिटिवली लेके गलतियों से सीखना है, तो वो हेल्प करती है। दूसरी चीज़ ऑफ कैंपस प्रोसेस, तो मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो बनाई हुई है ऑफ कैंपस से रिलेटेड। तो ऑफ कैंपस के लिए मल्टीपल वेज हैं जिससे तुम मतलब ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। तो एक वे तो है कि तुम रेफरल लो, ठीक है। तो मतलब सबसे मतलब इजी वे आउट यही है कि तुम मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढो उनके करियर साइट पे, उसकी मतलब जॉब आईडी एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह निकालो, एंड लिंक्डइन पे किसी भी बंदे को, तुम्हारे कॉलेज का सीनियर हो, कोई रैंडम पर्सन हो, तुम मैसेज करो उन्हें एंड दे विल रेफर यू, ठीक है। और मतलब किसी भी रैंडम पर्सन को मैसेज कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। लोग मतलब सोचते हैं कि ये बंदे को मैं जानता नहीं, मुझसे मतलब रेफरल कैसे मांगू, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर योर resume is good enough then anyone will be happy to refer you, ठीक है। मतलब उन्हें भी रेफरल के करने के लिए अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो उन्हें भी उसके बोनस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा मतलब वही है, अगर तुम डिजर्विंग हो तो सामने वाला रेफर करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी एफर्ट पुट करेगा, वो अपना रेफर भी करेगा अपने नाम से, अगर तुम्हारा मतलब रिज्यूमे गुड इनफ है और तुम डिजर्विंग हो, उसे रहेगा तुम डिजर्विंग हो, रेफर करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वे आउट जो है, जो मतलब यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है, तो डिफरेंट साइट्स लाइक हैकर अर्थ, वो मतलब कॉन्टेस्ट होस्ट करती है, हायरिंग कॉन्टेस्ट होस्ट करती है। और उससे भी मतलब एक वे है कि तुम मतलब विदाउट एनी रेफरल, विदाउट एनीथिंग, तुम जॉब अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल सकती है। तो मतलब उनके यहाँ पे मतलब काफ़ी कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। इनफैक्ट अभी भी एक इंटर्नशिप का कॉन्टेस्ट मैंने आज देखा था, चल रहा है, मतलब ओपन है। तो मतलब बेसिकली उस साइट पे अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एट NASDAQ थ्रू दैट साइट। अनदर कंपनी इज BNY मेलन, उसकी भी अपॉर्चुनिटी मेरे एक फ्रेंड को मिली थी थ्रू दैट। अमेजोन के भी हायरिंग चैलेंजेस होते रहते हैं वहाँ पे, 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस काफ़ी होते रहते हैं। इनफैक्ट जीटा का भी अभी हायरिंग चैलेंज चल रहा है हैकर अर्थ पे फॉर द एक्सपीरियंस पोजीशन। तो काफ़ी कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ से, मतलब बिना रेफरल के तुम अगर तुम्हें मतलब कोडिंग राउंड का चांस चाहिए तो तुम आराम से ले सकते हो वाया हैकर अर्थ। तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। बाकी हाँ, बाकी कुछ कंपनीज होती हैं मतलब जिसमें तुम डायरेक्टली करियर साइट पे जाके अप्लाई कर दो तो भी तुम्हें चांस मिल जाता है। लाइक अभी लास्ट ईयर डी शॉ की हायरिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी, एंड मतलब ऐसा था कि तुम्हें मतलब रेफरल की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड इनफ रिज्यूमे एंड यू अप्लाई ऑन दिस साइट देन यू विल गेट अ चांस फॉर द कोडिंग राउंड। तो ऐसा भी होता है काफ़ी सिनेरियोज में। बाकी मतलब यही 3 वेज जो मैंने एक्सप्लोर करे। सो यार, जैसे सर ने बताया, तुम्हारे पास ऑफ कैंपस इंटर्नशिप या प्लेसमेंट निकालने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो तुम करियर साइट पे जाओ, कोई जॉब ओपनिंग है तो उस ओपनिंग का जो तुम्हारा आईडी होता है ना, उसके साथ अपने रेज्यूमे किसी को सेंड करो जो उस कंपनी में काम कर रहा है, उससे रेफरल की रिक्वेस्ट करो। अगर तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा होगा तो अपने आप तुम्हें रेफर कर देगा, बिकॉज उनको भी बोनसेस मिलते हैं इफ यू गेट सेलेक्टेड। देन सेकंड तुम्हारा होता है कि जो कई कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे लाइक हैकर रैंक, हैकर अर्थ, देन योर इंटरव्यू बिट, GFG, इन सब पे हायरिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं अलग अलग कंपनीज के। तुम उन हायरिंग कॉन्टेस्ट को दे सकते हो। उनमें अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है तो तुम्हें डायरेक्टली एक इंटरव्यू ऑफर मिल जाता है, एंड उस इंटरव्यू से तुम एक फुल टाइम या फिर इंटर्नशिप बात कर सकते हो। एंड फाइनली जो होता है कि तुम डायरेक्टली उस करियर पेज पे जाके तुम अप्लाई कर सकते हो बिना किसी रेफरल के। एंड अगर तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा होगा तो तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। सही कह रहा हूँ ना सर? एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मतलब अब जैसे मुझे भी रेज्यूमेज आने लगे हैं, तो एक चीज़ होती है कि लोग बिना एफर्ट करे रेज्यूमे भेज देते हैं।
मतलब दे आर लाइक कि उन्होंने बस हे आई वांट अ रेफरल एंड डायरेक्टली अपना रेज्यूमे भेज देते हैं। सो एक चीज़ होती है कि तुम्हें अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स करने होते हैं जब तुम रेज्यूमे भेज रहे हो। तो अगर तुम उसके साथ अगर लगा दोगे कि ये जॉब आईडी है जिसके लिए मुझे रेफरल चाहिए, तो सामने वाले के लिए कितना ईजी हो जाएगा। मतलब उसको तुम्हारा रेज्यूमे खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि भाई ये कितने साल एक्सपीरियंस है, मैं कौन सी आईडी के लिए से रेफर करूँ। तुम मतलब करियर साइट पे जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम एलिजिबल हो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, तो उसका लिंक उठाओ और उस बंदे को रेफरल के लिए बोलो, तो सामने वाले के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मतलब उसको भी लगेगा कि यू आर पुटिंग द एफर्ट्स टू गेट दिस जॉब, तो वो हैप्पीली रेफर करेगा और उसके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो एक ये चीज़ है कि डायरेक्टली मतलब ऐसे मत बोलो कि मेरे को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, फर्स्ट सी की इंटर्नशिप की ओपनिंग है भी या नहीं है। अगर है, या तुम्हारे किसी फ्रेंड की ओपनिंग मतलब किसी फ्रेंड को अपॉर्चुनिटी मिली है और तुम्हें पता है कि कंपनी इज हायरिंग फॉर द इंटर्नशिप रोल एंड you fit for this job, you have the required skills, then only message the person and tell them that कि मैं I have these skills, I have the resume that qualify for this and I want to apply for this position. So इस तरीके से सामने वाला को अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, he is putting the efforts, तो मैं उसको रेफर कर देता हूँ। और बाकी सर ने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई रखी है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, जाके वो भी चेकआउट करना। प्लस सर आप ये बताओ कि आपने पूरे अपने कॉलेज लाइफ में बस कोडिंग 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 करी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ट्रिप्स वगैरह भी करी हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर तो ज़्यादा नहीं करा, लेकिन हाँ ट्रिप्स एंड फन तो सब करा है। मतलब ऐसा लगता है सबको कि नहीं करा, लेकिन ठीक है सब करा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोडिंग 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 एंड ऑल। ठीक है, तो मतलब सब पूरी कॉलेज लाइफ जो थी वो एंजॉय करी है जैसे सब करते हैं। ठीक है, ट्रिप्स सब 2 मारते होंगे तो सब 3 मारते होंगे, तो मैंने 2 मारे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ठीक है बाकी मतलब एक चीज़ है कि मैंने सब एंजॉय करा है। मतलब जब पढ़ाई का टाइम होता है तो पढ़ाई करिए, जब घूमने का टाइम होता है तो घूमना है, मिक्स नहीं करा कभी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कभी मिक्स नहीं करने दिया। जब काम जब घूम रहे हैं तो पढ़ाई की कोई डिस्कशन नहीं, जब पढ़ाई कर रहे हो तो घूमने की बात नहीं। तो वही है कि सब एंजॉय करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 वगैरह। तो यार अब यहाँ तक आ गए हो तो अपना सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कोई सजेशंस वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, बिकॉज जो यूट्यूब एल्गोरिथम है उसको ये लाइक्स एंड कमेंट से उसकी रीच इंक्रीज हो जाती है तुम्हारे वीडियो की। ऑल्सो तुम्हें ना पता हो तो जो हमारे वनजानी सर है ना, वो आईटी डिपार्टमेंट के DR1 थे, डीआर इज डिपार्टमेंट रैंक, तो वो डिपार्टमेंट रैंक 1 थे। उनकी सीजीपीए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो सर आप बता सकते हैं आपने इतनी अच्छी सीजीपीए कैसे मेंटेन करी? यार देख, अगर मैं सच्ची बताऊं तो फर्स्ट सेमेस्टर तो काफ़ी ज़्यादा फोकस था मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ठीक है कॉलेज में कैसे क्या होता है पढ़ाई वगैरह। और मतलब अगर सच बताऊं तो मेरे को मतलब इंजीनियरिंग करनी है यही मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करा था। सो आई वाज लाइक कि काफ़ी ज़्यादा तो बच्चे आ रहे होंगे जो आईआईटी के लिए 4 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 3 साल से कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि हाँ यहाँ स्टैंड करना है तो थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तो काफ़ी ज़्यादा फोकस था मैं। लेकिन इतना ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं थी। लेटर ऑन रियलाइज़ कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब मैनेजेबल था। तो वही है एग्ज़ाम से मतलब अगर तुम जैसे अगर आइडियल बताऊं, जैसे जो अब मैं भी फॉलो नहीं करा लास्ट से आते आते, तो आइडियल चीज़ तो ये है कि हर 1 2 हफ्ते में जो भी पढ़ाई हुई है एक बार ब्रश अप कर लो। और एग्ज़ाम्स में फिर वही है 10 15 दिन पहले शुरू कर दो जितना तुम्हें लगता है और पढ़ाई कर लो। लेकिन वही है मतलब लास्ट में आते आते फोर्थ ईयर तक आते आते वो ये 2 वीक वाली चीज़ तो ख़त्म हो जाती है। और वही होता है 15 दिन पहले 10 दिन पहले पढ़ाई हो रही है। इनफैक्ट अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स होते तो फिर तो मतलब कंपनी में काम करते करते कराता था 2 2 3 3 घंटे में ही प्रिपरेशन करी है पूरे पूरे सिलेबस की, तो वो भी करा ही है। ठीक है, मतलब वो मैनेजेबल है। लेकिन ठीक है, मतलब आइडियल सिनेरियो शुरुआत में अगर किसी को शुरू करनी है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हो, तो हर वीक हर 2 वीक्स में जो जो है वो ब्रशअप करो। और मतलब वही है लाइटली लेने वाली, मतलब लाइटली मतलब सीजीपीए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ऑब्वियसली 9 लाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 9 मत लाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 8.5 में सीजीपीए मेंटेन करना ज़रूरी होता है प्लेसमेंट वगैरह के लिए। मतलब सही रहता है तुम्हें अगर माई 8.5 सीजीपीए है या 8 सीजीपीए है, तो यू विल गेट अ चांस टू सिट इन ऑल दी कंपनीज। तो जितनी ज़्यादा कंपनीज बैठोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी 7 इज लाइक द क्राइटेरिया फॉर मेजरली कंपनीज, तो 7 तो मेंटेन करना ज़रूरी ही है, कंपलसरी थिंग है वो। लेकिन 8 या 8+ है तो बहुत बढ़िया है, सही है वो। तो ऐसे मतलब 9 पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8 8.5 इज़ अ मैनेजेबल थिंग। तो वही टारगेट करो और वही अचीव करो। तो सर करंटली आप जीटा में वर्क कर रहे हो, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस वर्क कल्चर कैसा है, थोड़ा बताओगे? तो यार मैं मतलब आई एम वर्किंग एज ए एंड्रॉयड डेवलपर।
तो मेरे जो टीम का काम है वो बेसिकली जो मेन जीटा ऐप है, मतलब यू गाइस माइट नॉट बी नोइंग अबाउट जीटा ऐप। तो जीटा ऐप इज़ बेसिकली फॉर द एम्प्लॉयज़ दैट आर वर्किंग इन कंपनीज। तो अमेजोन भी जीटा ऐप यूज़ करती है इंटरनली, एंड बहुत सारे क्लाइंट्स हैं लाइक अमेजोन, मतलब काफ़ी सारे बैंक्स भी हमारे क्लाइंट्स हैं। तो यही है, जो मेन जीटा ऐप है वो मेरी टीम के अंडर है, तो मेरी टीम का काम मेन जीटा ऐप पे ही होता है। तो मतलब काफ़ी कोर टीम है। और एज सच अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑब्वियसली मैं मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से ही हूँ, डेवलपमेंट करी ही नहीं है 4 साल मैंने। तो शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन करा तो काफ़ी टफ था मतलब चीज़ें सीखना, क्योंकि मेरे लिए मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा न्यू था। मतलब बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं करी मैं लिटरली, तो मुझे मतलब गिटहब यूज़ करना भी नहीं आता ज़्यादा अच्छे से। तो काफ़ी न्यू था मेरे लिए, चीज़ें सीखी हैं। अब जाके मतलब अब 3-4 महीने बाद, मतलब 4 महीने हो गए मुझे अब, तो अब जाके मतलब थोड़ा लगता है कि ठीक है, मतलब थिंग्स आर डुएबल। अब मतलब काम कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है शुरुआत में। जब तुम ज्वाइन करते हो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब तो मतलब ठीक है, मैनेजेबल है। अब मतलब लगता है कि हाँ, आई हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंपनी। तो काम करने में मतलब बेसिकली अब मज़ा आता है। तो वर्क कल्चर जो है जीटा में, मतलब वो थोड़ा मतलब बैलेंस्ड ही है। मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा वर्क कल्चर नहीं है, मतलब वर्क आवर्स नहीं है। तो वर्क कल्चर काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो मतलब यू कैन कम टू ऑफिस एट एनी टाइम, यू कैन लीव द ऑफिस एट एनी टाइम। यूजुअली मतलब 8 to 9 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन मतलब अगर तुम कभी नहीं कर पाओ तो मैं कुछ है मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर छुट्टी लेनी है तो तुम सेम डे बोल दो, तब भी छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ऐसे 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले उसको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो थिंग्स आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। मतलब तुम और तुम्हारे मैनेजर की कम्युनिकेशन कैसी है उसी के ऊपर है कि तुम मैनेजर को, तुम्हारा अगर मैनेजर चिल है तो तुम उसको सेम डे बोल दो कि आज मुझे छुट्टी लेनी है, तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है थिंग्स। और मतलब काफ़ी सही है, मतलब एज सच वर्क कल्चर के हिसाब से वर्क प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है सब कुछ। तो सही है मतलब। तो सर जीटा ज्वाइन करने से पहले आपके पास 4 ऑफर्स थे। आपके पास अमेजोन का ऑफर था, फ्लिपकार्ट का ऑफर था, कोड नेशन का ऑफर था एंड ए डायरेक्ट है जीटा का ऑफर था। तो अपनी जो अमेजोन थी वो तो आपको पीपीओ मिल गया था, फ्लिपकार्ट आपने ऑन कैंपस निकाल ली थी, बाकी दोनों ऑफ कैंपस थी। एंड जो कोड नेशन है, मैंने सुना है उसका जो ऑफ कैंपस होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपने वो ऑफ कैंपस कैसे फोड़ा था। तो कोऑर्डिनेशन मतलब मेरे लिए ही बहुत डिफिकल्ट था। मेरा मतलब अगर अगर मैं बताऊं तो 6th अटेम्प्ट था, जो मैंने मतलब तीन तीन साल में, 2 साल में मैंने 6 अटेम्प्ट दिए थे कोऑर्डिनेशन के, और 6th अटेम्प्ट में मेरी फाइनली कोऑर्डिनेशन एक्चुअली क्लियर हुई थी। तो ऐसा था सीन। तो कोडेकॉन होता है उनका सितंबर में, एवरी ईयर दे होस्ट अ कोडेकॉन। एंड उसमें मतलब बेसिकली वो उनका ईयरली हायरिंग चैलेंज है। तो मैंने मतलब उसमें पार्टिसिपेट करा था। एंड क्वेश्चंस मतलब कोडेकॉन में यूजुअली काफ़ी टफ होते हैं। मतलब मेरा 3rd अटेम्प्ट था कोडेकॉन का, एंड पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं कुछ मतलब खास कर नहीं पाया था। मतलब मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो सेकंड ईयर में था, तब शायद मैं एलिजिबल भी नहीं था, एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फन। मतलब ट्राई कर रहा था कि ठीक है कैसे होता है चीज़ें, मतलब कैसी होती है, मतलब एक इस लेवल की कोडिंग कैसी होती है। तो उस समय मैं एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। सेकंड थर्ड ईयर में जब मैंने इंटर्नशिप के लिए कोडेकॉन ट्राई करा था, तो मैंने अराउंड 3 क्वेश्चंस क्रैक कर लिए थे। एंड वो भी मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प लेके करे थे, तो काफ़ी टफ था वो भी। एंड फिर जब मैंने फोर्थ ईयर में फाइनली अप्लाई करा फॉर द प्लेसमेंट, फॉर द फुल टाइम ऑफर, तो मैंने 6 में से 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे कम्प्लीटली। तो अराउंड अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जिनने 4 या 4.5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उनको कॉल आया था फॉर द फर्दर प्रोसेस। आफ्टर दैट उनका एक राउंड ज़ीरो होता है। तो राउंड ज़ीरो के अंदर वो बेसिकली चेक करते हैं कि मतलब इज़ द पर्सन गुड इनफ टू गो फॉर द इंटरव्यूज और नॉट। तो 15 to 20 मिनट टेलीफोनिक डिस्कशन होती है, मतलब वीडियो कॉल भी नहीं होती, टेलीफोनिक डिस्कशन होती है, जिसमें वो मतलब आपका रिज्यूमे एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली आपके रिज्यूमे में अगर एक भी चीज़ कुछ भी लिखी हुई है, तो दे कैन पिक दैट एंड आस्क यू अबाउट इट। सो ऐसा है कि कुछ लोग करते हैं कि रिज्यूमे में मतलब 4-5 प्रोजेक्ट डाल देते हैं, और यूजुअली फर्स्ट या सेकंड प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, और नीचे वाले प्रोजेक्ट्स का आइडिया नहीं होता। तो ये चीज़ कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, बिकॉज मैं मतलब अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बता रहा था क्योंकि मेरा वो मेजर प्रोजेक्ट था। उन्होंने सीधा फर्स्ट प्रोजेक्ट को कट करके सीधा फोर्थ प्रोजेक्ट पूछ लिया, क्योंकि उन्हें ये डाउट था कि मुझे फोर्थ प्रोजेक्ट नहीं आता होगा। तो वो ऐसी चीज़ करते हैं, और मतलब तुम्हें अपने रिज्यूमे में तुमने एक भी चीज़ लिखी हुई है तो यू शुड बी कम्प्लीटली अवेयर अबाउट इट। एंड क्वेश्चंस जब मतलब प्रोजेक्ट राउंड तुमने मतलब अगर जैसे दिए होंगे, तो यूजुअली प्रोजेक्ट राउंड्स के अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, स्टेप्स के बारे में पूछते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन की बात होती है तो मतलब वो थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, कि तुमसे पूछते हैं कि ये चीज़ तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो।
तो वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं रादर देन कि तुमने उस प्रोजेक्ट को डेवलप करा है. मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि तुमने कौन कौन सी स्किल्स यूज करी है इन ऑर्डर टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट. दे आर मोर इंटरेस्टेड कि तुमने मतलब क्या क्या थॉट प्रोसेस सोचा है इसको करने के लिए, मतलब तुमने कौन कौन से यूज केसेस सोचे हैं, तुमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को टैकल करा है इस प्रोजेक्ट से. तो वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं वाई प्रोजेक्ट्स रादर देन कि तुमने स्किल्स ये लगाई है. तो तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए इफ यू आर अपियरिंग फॉर राउंड जीरो. कि तुमने मतलब डीप क्वेश्चंस की तुमने प्रोजेक्ट कैसे करा है, क्यों करा है प्रोजेक्ट, इसका मोटिव क्या है, जब ये एग्जिस्टिंग है तो तुमने उसको कैसे इंप्रूव करा है. तो इस सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं राउंड जीरो के अंदर. फिर राउंड वन जो होता है वो कम्प्लीटली डीएसए बेस्ड राउंड होता है. तो उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स होती हैं, 1 घंटे का टाइम होता है एंड यू नीड टू सॉल्व बोथ द प्रॉब्लम्स, तभी तुम आगे जाओगे. एंड प्रॉब्लम्स मतलब एज कम्पेयर टू अगर मैं डायरेक्ट ही बोलूँ तो थोड़ी कम लेवल की होती हैं, मीडियम लेवल होती हैं. ठीक है, क्योंकि राउंड जीरो और कोडिंग राउंड में वो काफ़ी ज़्यादा डीएसए टेस्ट कर लेते हैं. मतलब उनका कोडिंग राउंड क्लियर करना इज द बिगेस्ट टेस्ट. मतलब ऐसा होता है कि इफ़ यू टेक हेल्प फ्रॉम 2 to 3 फ्रेंड्स देन ऑल्सो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता वो राउंड क्लियर करना, काफ़ी टफ राउंड होता है. तो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा डीएसए का टेस्ट हो ही जाता है. तो जो मतलब राउंड वन होता है इट्स लाइक मीडियम लेवल राउंड. तो अगर मैं डायरेक्ट से कंपेयर करूँ तो थोड़ा ईजी होता है कोऑर्डिनेशन का राउंड वन. उसके बाद जो राउंड टू होता है इट्स अगेन अ डिज़ाइन राउंड. डिज़ाइन इन द सेंस नॉट सिस्टम डिज़ाइन, डिज़ाइन इन द सेंस कि वो मतलब तुम्हें एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम दे देंगे और तुम्हें उसके यूज़ केसेस सोचने होंगे. बेसिकली इसमें भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस देखा जाएगा कि मतलब जैसे मेरे केस में मुझे प्रॉब्लम दी थी कि तुम्हें मैकडी मतलब तुम्हें वेब में इमेजेस हैं बहुत सारी, मतलब फूड आइटम्स की इमेजेस हैं और जैसे लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं उसकी इमेजेस हैं. एंड यू हैव टू पिक द इमेजेस दैट यू कैन चूज फॉर द ब्रांडिंग ऑफ द मैकडी पेज. सो मैकडोनल्ड्स के पेज की ब्रांडिंग के लिए तुम्हें कुछ इमेजेस चूज करनी है. तो व्हाट विल बी द बेस्ट इमेज एंड व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच टू चूज. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि उस फोटो के अंदर मैकडी का लोगो होना चाहिए, तब तुम मतलब उस फोटो को चूज करोगे. एंड उस फोटो के अंदर मतलब उसका एम्बियंस दिखना चाहिए कि अच्छा एम्बियंस है, स्टाफ दिखना चाहिए कि स्टाफ वेल ड्रेस्ड है, और मतलब ये सब चीज़ें. तो मतलब तो बेसिकली ऐसे आंसर करना होता है ऐसी प्रॉब्लम्स को कि तुम्हें मतलब बेसिकली हर एक डायमेंशन में सोचना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे. एंड देन तुम्हें एक एक पॉइंट के लिए बताना पड़ेगा कि तुम इसको मतलब प्रोग्रामेटिकली एंड डेवलपमेंट वाइज इसको सॉल्व कैसे करोगे. कि मैंने मतलब एक चीज़ बोली कि लोगो होना चाहिए, तो लोगो कैसे डिटेक्ट करोगे इस इमेज में. तो ऐसी टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके तुम्हें सॉल्यूशंस देने होते हैं. तो इट इज़ नॉट लाइक अ सिस्टम डिजाइन राउंड बट इट्स लाइक ओपन एंडेड थिंकिंग राउंड की. और इसमें मतलब सेकंड राउंड में प्रोजेक्ट डिस्कशन भी हो सकती है, डिटेल प्रोजेक्ट डिस्कशन. तो राउंड जीरो के अंदर तुम्हारी जो प्रोजेक्ट डिस्कशन हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, मिनिमल थी. इसमें जो इंटरव्यूअर है वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा और प्रोजेक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तुम्हारी. तो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बेस्ड होता है सेकंड राउंड तो उसके अंदर तुम्हें मतलब प्रोजेक्ट के बारे में एक एक चीज़ आनी चाहिए. तुम्हें एक एक वर्ड जो तुमने लिखा है और तुमने कोड करा तुम्हें उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, और क्यों करा है वो तुम्हें आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो अगर राउंड टू के बारे में, फिर राउंड थ्री जो होता है वो होता है डायरेक्टर राउंड. तो ये बेसिकली 15 to 20 मिनट्स राउंड होता है. इसके अंदर मतलब तुमसे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब इसके लिए मतलब कोई लिमिट नहीं है. मतलब तुमसे डायरेक्टर जो भी पूछना चाहे, जो भी उन्हें लगेगा एनालाइज करना है तुम्हारे बारे में, तो वो चीज़ पूछ सकता है. तो इट्स अ 15 to 20 मिनट डिस्कशन, टेलीफोनिक डिस्कशन होती है ये. एंड बस इतना ही प्रोसेस होता है कि मतलब उसके बाद मतलब प्रोसेस कंप्लीट. में कोऑर्डिनेशन ऑफ कैंपस के बारे में सर ने एक वीडियो अपने चैनल पे भी बना रखी है, जाके ज़रूर चेकआउट करना. वीडियो का लिंक अपने आई बटन में डाल दूंगा, यहीं कहीं आ रहा होगा. और बाकी अब सर आप अपना एक अमेजोन का वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जो आपने इंटर्नशिप करी थी, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था एंड कौन से एक प्रोजेक्ट पे काम किया था. तो अमेज़ोन में जो इंटर्नशिप मैंने करी थी, तो जब मैं मतलब अमेज़ोन में इंटर्नशिप करने गया था तो अगेन मेरे को डेवलपमेंट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. तो उधर ही मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी जब मैंने फर्स्ट जो टास्क था मेरा, विच वाज द मोस्ट क्रूशियल टास्क अकॉर्डिंग टू मी. बेसिकली 4 टास्क करे थे मैंने ड्यूरिंग द इंटर्नशिप. तो फर्स्ट टास्क वाज द मोस्ट क्रूशियल टास्क एंड उसमें मुझे 8 वीक इंटर्नशिप थी तो उसमें मुझे 4 वीक्स लग गए थे. सो वो डेटाबेस से रिलेटेड था एंड उसके अंदर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी कंसेप्ट्स आए थे, यूज़ हुए थे. बेसिकली डेडलॉक्स और सिंक्रोनाइजेशन के जो पढ़ते हैं ना, तो वो सब चीज़ें यूज़ हुई थी, थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन. तो वो सब चीज़ों पे बेस्ड ही एक टास्क था जो मुझे असाइन हुआ था. तो मतलब बेसिकली ये सब चीज़ें उसमें टेस्ट हुई थी.
जब मैंने वो टास्क कंप्लीट करा था। तो 4 वीक्स में मेरा एक ही टास्क हुआ था। तो जब मेरा वो टास्क कंप्लीट हुआ तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, मतलब पीपीओ के तो चांसेस ख़त्म ही हैं, क्योंकि मतलब 4 टास्क करने थे एंड एक ही हुआ है हाफ ड्यूरेशन में। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को लगा था कि ठीक है, चलो अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने रिज्यूमे के लिए। एंड फिर सेकेंड टास्क जो था वो मतलब छोटा सा टास्क था, तो मैंने वो जल्दी ख़त्म कर लिया था। उसके बाद का जो टास्क था वो मतलब बेसिकली उन्होंने मतलब उन्हें पता था, उन्हें मतलब आइडिया था कि मेरी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड डीएसए वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो उन्होंने मुझे जो टास्क था वो इस तरह से फ्रेम करके दिया कि इट इज़ कन्वर्टेड टू अ डीएसए प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसा ही बोला था कि मतलब अगर ये प्रॉब्लम अगर मैं इंटरव्यू में पूछता तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अ सॉल्यूशन इन लाइक 2 आवर्स और 1 आवर। तो उन्होंने मुझे इस तरह से प्रॉब्लम को चैलेंज देके इस तरह से मुझे फ्रेम करके दिया था। तो आई वाज लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, ये अब मेरे टाइप की चीज़ हो रही है। तो मैंने वो अराउंड 10-11 आवर्स मतलब एक दिन में मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। और वो टास्क मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया था बिकॉज मेरे को ऐसा चैलेंज मिला था। तो मुझे मतलब मेरे टाइप की चीज़ हो गई थी वो। तो ऐसे मेरे थर्ड टास्क अराउंड 5.5-6 वीक्स के अंदर ख़त्म हो गया था। जो लास्ट टास्क था मेरा वो थोड़ा यूआई बेस्ड टास्क था। तो मतलब बेसिकली ए डब्ल्यू एस पोलारिस यूज़ करना था उसके अंदर। एंड मुझे मतलब उस टेक स्टैक का बिल्कुल आइडिया नहीं था। ठीक है, और मतलब पूरा उसमें तो मतलब मेजरली मेरा कोड जो था, नंबर ऑफ कोड अगर मैं बोलूँ, लाइंस ऑफ कोड, तो मेजरली वो 4 टास्क के अंदर था। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा था। एंड मतलब लास्ट वीक में ही वो फिर ख़त्म हुआ था। तो मतलब मेजर जो कोड राइटिंग हुई थी वो लास्ट टास्क के अंदर ही हुई थी। उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करा था। तो वर्क कल्चर जो अमेज़न का है, मतलब अगर मैं बताऊँ इंटर्नशिप्स को लेकर, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिव होता है। मतलब वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं इंटर्न्स के लिए। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है अगर तुम 2 मंथ इंटर्नशिप कर रहे हो। इफ़ यू आर गोइंग फॉर 6 मंथ इंटर्नशिप तो प्रेशर फिर भी थोड़ा कम होता है, बिकॉज यू हैव 6 मंथ्स, तो तुम्हारे पास टाइम है टू लर्न दी थिंग्स, टू एक्सप्लोर दी न्यू थिंग्स। लेकिन जब 2 मंथ्स होते हैं तो वो एक्सपेक्ट तुमसे मतलब काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। एंड तुम मतलब वही है कि टेक स्टैक जो होती है वो AWS टाइप्स होती है। तो तुम्हें मतलब उसका आइडिया भी नहीं होगा ज़्यादा कि मतलब इंटरनल टूल्स कैसे यूज़ करने हैं। और तो वो सब सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होता है। अगर मैं वर्क कल्चर और वर्क उसकी बात करूँ, टाइमिंग्स वगैरह की बात करूँ, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है अगर तुम अमेजोन में इंटर्नशिप कर रहे हो तो। मतलब नोन फैक्ट है ये, काफ़ी लोगों को मतलब पता ही है ये बात कि अमेजोन में इंटर्नशिप थोड़ी सी ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है। लेकिन वही है कि तुम यू विल गेट टू डू सम गुड प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था कि आईसीपीसी जो होता है वो अपना एसीएम आईसीपीसी वो अपना ओलंपिक्स होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, एंड सर 2 बार ही रीजनल तक जा चुके हैं। तो सर अपना तो रीजनल्स वाला एक्सपीरियंस था वो थोड़ा शेयर करो। तो मैं दोनों बार सेम रीजनल पे गया था, अमृतापुरी रीजनल्स में गया था। सो दोनों टाइम मैं कोयम्बटूर ही गया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। मतलब वही था कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कोडर्स जिनका नाम मतलब सुना था, कि जिनकी मतलब प्रोफाइल्स हम यूजुअली स्टॉक करते हैं कि ये रेड स्टार कोडर है, रेड कोडर है हमारे लाइक कोड शेफ का टॉप रैंक पे है इंडिया में। तो वो सब कोडर्स के मतलब देखते थे कि हाँ भाई ये सामने वाले रूप में हमारे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग फील होता था कि मतलब हमारे लिए तो मतलब जैसे वही एक स्टार टाइप ही है ना बंदा, कि मतलब हम जिसको एस्पायर करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है जिसको जिसकी तरह कोडिंग करनी है, जिसको यूजुअली कॉन्टेस्ट में देखते हैं कि भाई ये कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा है, तो वो सारे बंदे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लगता है कि हाँ भाई तुम भी मतलब कुछ डिजर्व करते हो, तुम भी मतलब उनके साथ कॉन्टेक्ट मतलब एक कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो उनके लेवल पे आके। तो काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग है। मतलब बाकी तो मतलब उसके आगे तो जाना मतलब मेरे तो थी नहीं कि मतलब मैं उसके आगे तो नहीं जा पाया कभी। लेकिन ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी मज़ा आता है उसमें, उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उस लेवल के लोगों के साथ सॉल्व करने में। तो मतलब काफ़ी सही लगता है, काफ़ी सही एक्सपीरियंस लगता है। सो सर एक फाइनल क्वेश्चन है, आपके अपने जूनियर्स के लिए कोई सजेशंस वगैरह हो तो वो बता दो। सजेशंस तो मतलब बेसिकली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं सजेशंस के लिए, तो वो तो रेफ़र कर ही लेना। बाकी अगर मैं ब्रीफ में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो जब बेसिकली जब इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करते हैं हम, तो यूजुअली कोडिंग राउंड की प्रिपरेशन कोई नहीं करता। बेसिकली जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो वी आर लाइक कि हमें गीक्स फॉर गीक्स पढ़नी है, हमें लीड कोड पढ़नी है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस याद कर लेते हैं पूरे अच्छे से, हमें बाय हार्ट होते हैं वो क्वेश्चंस। हमें मतलब एक एक क्वेश्चन आता है, हमें नेक्स्ट परमुटेशन निकालना आता है, हमें प्रीवियस परमुटेशन निकालना आता है, ट्रीज के सारे क्वेश्चंस आते हैं, एरेज के सब आता है। लेकिन मेन बात यह है कि वो सब जो है वो इंटरव्यू में काम आता है। उससे पहले कोडिंग राउंड होता है जिसकी कोई प्रिपरेशन करता ही नहीं है। एंड मेरे मतलब बड़े बड़े कोडर्स जो 5 स्टार कोडर हैं, 6 स्टार कोडर हैं, कैंडिडेट मास्टर हैं,
वो सब जो लोग हैं आईसीबीसी रीजनलिस्ट हैं, तो वो सब लोग कोडिंग राउंड में वो नहीं क्लियर कर पाए थे, बिकॉज दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जीएफजी क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए, लीड कोड क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए फॉर द इंटरव्यू। दूसरी चीज़ होती है टाइमर का प्रेशर। जब आपको 90 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आप 300 बच्चों के साथ बैठे हो जिसमें से 30 बच्चे क्वालिफाई होंगे आगे, तो वो प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर की आदत डालनी पड़ती है कोडिंग राउंड को एक्सेल करने के लिए। तो जितने ज़्यादा तुमने कॉन्टेस्ट करे हुए होंगे, अगर तुम जैसे शॉर्ट कॉन्टेस्ट करते हो कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे रेगुलरली, और लीड कोड के कॉन्टेस्ट करते हो, लीड कोड के कॉन्टेस्ट काफ़ी क्लोज होते हैं मोस्टली कोडिंग राउंड्स के। तो अगर तुम ये सब कॉन्टेस्ट करते हो तो दिस इज द बेस्ट प्रिपरेशन दैट यू कैन डू फॉर कोडिंग राउंड। तो वो चीज़ जो है वो स्किप नहीं करनी, बिकॉज वही मेजर स्क्रीनिंग होती है। मतलब 300 में से 30 बच्चे क्वालिफाई होते हैं एंड वही मेजर पॉइंट होता है जहाँ पे लोग एक्चुअली फेल कर देते हैं। तो वो राउंड क्लियर करना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कोडिंग राउंड को सीरियसली लेना होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो दूसरी मतलब मैंने मिस्टेक करी थी, वो ये थी कि मतलब हमें मतलब मेजरली परसेप्शन होती है कि डीएसए ही इज़ दी ओनली थिंग। डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, सिर्फ उससे इंटरव्यू हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, उससे कंपनी क्रैक हो जाएगी। लेकिन मतलब अगर आप जैसे किसी का भी, जैसे अगर अभी हमारा भी इंटरव्यू देखोगे तो हमने डेटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होती है जो यूजुअली हम भूल जाते हैं, वो होता है कि सब्जेक्ट नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और कंपनी इसके बेसिस पे आपको मतलब रिजेक्ट भी करती हैं। मेरे जो फर्स्ट 2 इंटरव्यूज थे उसमें मैंने कोडिंग राउंड मेरा मतलब काफ़ी अच्छा हुआ था। उसके बाद मैंने सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्वेश्चंस बता दिए थे, लेकिन डी शॉन आरसीजीएम के इंटरव्यू में इंटर्नशिप के टाइम पे। लेकिन उन्होंने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, एंड उस समय मतलब मैं ब्रश्ड अप नहीं था, मेरे को लगा था कि डीएसए ही करनी होती है। मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन उसके बेसिस पे फिर मैं रिजेक्ट हुआ था। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करना होता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो उसकी वजह से भी रिजेक्ट होते हैं, तो वो चीज़ भी प्रिपेयर करनी होती है। तीसरी चीज़ होती है जो मतलब मेरे रिज्यूमे में इंटर्नशिप के टाइम पे काफ़ी लैक कर रही थी, वो थी प्रोजेक्ट्स। तो मेरे पास कोई गुड इनफ प्रोजेक्ट नहीं था टू डिस्कस। तो मेरे हिसाब से इंटर्नशिप के टाइम पे एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसपे तुम 15 से 20 मिनट बात कर सको। तो तुम्हें अपने प्लान अकॉर्डिंगली करना है कि तुम्हें मतलब एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसपे तुम 15-20 मिनट बात कर सको, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सके जिसपे, जिससे मतलब कुछ डिस्कशन हो सके। तो वो चीज़ काफ़ी काम आती है प्रोजेक्ट राउंड्स में। एंड जब तुम प्लेसमेंट के लिए बैठे हो तो अराउंड 1 या 2 प्रोजेक्ट अगर हो, अगर गुड इनफ प्रोजेक्ट्स हों जिसके ऊपर डिस्कशन हो सके तो सही रहता है। तो उससे रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग भी ईजी रहती है और तुम्हें मतलब प्रोजेक्ट राउंड्स में भी हेल्प मिलती है। बाकी प्लेसमेंट के टाइम पे एक और चीज़ होती है, एक और सब्जेक्ट होता है सिस्टम डिज़ाइन, जो इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा सिस्टम डिज़ाइन, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब वो भी एक सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी एक। तो यार सर के सजेशंस काफ़ी अच्छे थे कि बस डीएसएल को नहीं करना, कॉम्पिटिटिव नहीं करना। जो अपने सब्जेक्ट्स हैं ना, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऊप्स, डीबीएमएस एंड तुम्हारा नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन पे भी ध्यान देना है बिकॉज इंटरव्यूज में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, तो सर का भी एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम है कोड टिल एसी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर जाके चेकआउट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, जो भी बटन वटन होते हैं सारे दबा देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना तुम्हें और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। बाकी कुछ आ रही हैं वीडियोस, वो तुम आगे देखना। एंड जो तुम्हारा एक टेलीग्राम चैनल है वो मैंने बना दिया था, एंड एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया था जिसपे तुम अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। वो उनका दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बाकी खुश रहो एंड ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सब सही हो जाएगा। मेहनत करते रहो, कोडिंग करते रहो, तो एंड में सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। बस दैट वाज इट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू यार, थैंक यू। ओके, बाय बाय।